खुराक, खाना, ग़िज़ा हर जानदार चीज़ की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आज 21वीं सदी में अपनी तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया में 9 में से 1 इंसान रात को भूखा सोने पे मजबूर होता है। और दूसरी तरफ दुनिया की आबादी में 25% लोग ऐसे हैं जो कि मोटापे की बीमारियों के शिकार होते हैं। ये क्या अजीब व गरीब सूरत हाल है और इससे हमें निमटना कैसे चाहिए। इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात चंद ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनका यह कहना है कि इसका सबसे आसान हल यह है कि हम अपना खाना खुद उगाएं। मैंने पौधा का आगाज़ अपने आबाई गांव में किया, चकवाल में 2003 में। और हमने शुरू तो किया था अडल्ट लिटरेसी से और औरतों की रोज़गार की तालीम से, लेकिन ओवर द इयर्स अब हम ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते हैं, वुमेन राइट्स पे भी, और एक हमारा अहम काम है इकोनॉमिक राइट्स यानी कि लाइवलीहुड्स। तो उसमें हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब होता है पायदार रोज़गार या पायदार ज़राअत। पायदार से मुराद वो होती है जो कि आपकी ज़मीन के साथ मुताबिकत रखती हो और जो आपको साल हा साल रोज़गार दे सके। हमारे यहाँ बहुत सी जो ज़राअत है वो कमर्शियल है और उसमें बहुत सी जो चीज़ें डाली जाती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं। तो जो कि हमारा ट्रेडिशनल या रवायती तरीका नहीं था। सदियों पहले, बरसों पहले यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही होता था, लेकिन बाद में फिर जब मार्केट इकोनॉमी आई और इस तरह की चीज़ें आईं तो फिर कमर्शलाइजेशन टुक ओवर। तो आप ये समझें कि हम अपने रवायती तरीक़ाकार को दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि छोटे किसानों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि ये दिस रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग, क्योंकि उनको एक दफ़ा वो अपना कमर्शियल तरीके से हट के करना पड़ता है। बहरहाल जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर हम अपनी ज़मीनों में, खेतों में जो है वो देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड होती है या जानवर का गोबर होता है। और हम जो कमर्शियल केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं या जो हाइब्रिड बीज हैं वो फिर हम इस्तेमाल नहीं करते। हम ख़ुद देसी बीज बनाते हैं और उससे फिर हम फल, सब्जियां, फ्रूट और अनाज लगाते हैं। मैं इस्लामाबाद से हूँ, फराज कॉलोनी से, और मेरा नाम रज़िया है और मैं क्रिस्टन हूँ। तो मेरा बड़ा शौक़ सी ये पौधों के नाल काम करना। और मैं फिर मैडम से मीना ना मिली, फिर मैंने बात की, उन्होंने फिर मुझे काफ़ी मेरी हेल्प की। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैडम ने कहा कि आप ऐसा भी कर सकती हैं, शापन बैग में भी आप मिट्टी लेके तो आप घर में भी ऐसा काम कर सकती हैं कि ताकि आपकी मुश्किल आसान हो जाए। तो उन्होंने फिर मैं पौधे वाले नाल काम किया, इन्होंने मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी, मैंने तैयार किया। सीखने में मुझे 1 हफ्ता ही लगा, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे ना वो ये सब्ज़ियाँ उगाया करते थे गांव में, नारवाल में ना। मेरे अब्बू सब्ज़ियाँ उगाया करते थे, हम छोटे छोटे होते थे, उनको देखते होते थे, उनके साथ काम करते थे, तो शौक़ इसी से ज़्यादा पैदा हो गया। तो फिर कुछ मुश्किलें भी आ गई, तो फिर मैंने मैडम से बात की, तो उन्होंने कहा कि तो मेरे पास आ जा, ये वाला काम कर ले। तो फिर मैंने अपने घर में ये शुरू कर लिया काम। फिर काफ़ी मुझे इससे हेल्प मिली, मदद मिली है ये काम से। तो मैंने फिर ये काम शुरू किया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे काम करते हुए, यानी कि 7-8-10 साल हो गए हैं, इतना टाइम हो गया। तो अब मैं शुक्र है कि अब तो मैं सही ट्रेनिंग हो गई हूँ। अब तो मैं मैडम कोई भी कहे तो मैं बीज डालती हूँ। अपने लोगों को, दूसरी औरतों को भी कहती हूँ कि अपने घर में ये वाली चीज़ें कर लें, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुश्किल वेले काम आती हैं।
रज़िया हमारे इस्लामाबाद दफ्तर में आई थी और ये फ्रांस कॉलोनी की से क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। तो इन्होंने ख़ुद ही आके कहा कि मुझे सफाई का काम दे दें। इत्तफ़ाक़ से हमें सफाई के काम की ज़रूरत थी, हमने इन्हें दे दिया। तो थोड़े दिनों बाद मैंने देखा कि ये पौधों में इनका बहुत इंटरेस्ट है और ये वैसे ही पौधों के साथ खेलती रहती हैं और ये वो। और फिर देखा कि ये छोटे छोटे पौधे उगाती हैं। तो एक दिन मैंने इनसे बातचीत की तो मैंने देखा कि इनके अंदर एक कुदरती हुनर है पौधा उगाने का। अब मुझे बहुत शौक़ है एग्रीकल्चर का, मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी एग्रीकल्चर करके आई हूँ, लेकिन मेरे हाथ से पौधा नहीं लगता। इनके हाथ में, हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रीन थंब, शी हैज़ अ ग्रीन थंब। तो इसको मैंने फिर ये बीज दिया, अच्छा ये लगा के दिखाओ, ये बीज दिया, मैं उसको जो बीज दूँ वो लगा दे। सो आई फेल्ट कि हर रियल टैलेंट एंड गिवन गिफ्ट इज़ टू डू दिस वर्क। तो फिर मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस किया और अब ये हमारी मास्टर ट्रेनर हैं। ये हर किस्म के बीज से पौधे बनाती हैं जो कि फिर हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भेजते हैं, किसान औरतों को देते हैं, कई दफ़ा हम फार्मर्स मार्केट में बेचते भी हैं और ये अब ट्रेनिंग भी देती हैं। मेरा नाम मो है जी और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरी बैकग्राउंड जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ और परमाकल्चर का विजन लेके आया हूँ पाकिस्तान अपनी एंसेस्ट्रल लैंड्स पे। तो वहाँ जो मैंने सीखा है वो शेयर करने की तमन्ना हो रही थी। तो अभी बस कोशिश कर रहे हैं, ये अभी छठा साल जा रहा है तो कुछ तरक्की हुई है और कुछ चेंजेस आई हैं। मैं समझता था कि हर बंदे की कोई हैबिट, अपनी भी हैबिट्स और टेंडेंसीज चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे हैं। और अगर कोई अच्छा अमल हो मुझसे तो वो भी कोई देख के या कोई बच्चा देखेगा तो वो भी अडॉप्ट कर लेगा। तो किसी हद तक विद वेरियस हर्डल्स एंड ऑब्जेक्शंस तरक्की हो रही है और विद इन द टाइम स्केल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जैसे वो कहते थे, इसी टाइम स्केल में वो हो रहा है काम। और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द हमारा तरीका वाइल्डिंग का है, वो पॉली ग्रोइंग का तरीका है, जो मल्टीपल स्पीशीज़ जो हैं वो साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बेहतरी से ग्रो करते हैं, एज अपोज टू एक ही चीज़ लगा दी या बाग लगा दिया आमों का या ऐसा कोई सिलसिला। कोशिश ये थी कि पहली टारगेट ये है कि हर घराना जो गांव है हमारा जिसमें 10 घर हैं, हैमलेट है, उसके पहले वाटर सप्लाई सस्टेनेबल हो जाए, पावर सप्लाई सस्टेनेबल हो जाए और सिक्योरिटी जो है शेल्टर ये सही सिक्योर हो जाए। ये 3 चीज़ों को पहले सोच रहे हैं हम, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और जो परमाकल्चर्स की जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं कि केयर फॉर द प्लानट, केयर फॉर द पीपल, एंड अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई वैल्यू लेके आ रहे हैं उसको शेयर करें और ये भी देखें कि अगर आपकी सरप्लस हो उसके साथ आप क्या करेंगे। हमारा जो फार्म है गांव में वो कम्युनिटी फार्म है। उसका पहला मकसद ये है कि गांव के लोगों को अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा मुकामी तौर पे मुयस्सर हो, उनको रक्शे में बैठ के मंडी ना जाना पड़े, उनको रक्शे में बैठ के बड़े शहर ना जाना पड़े, वहीं से उनको खुराक मिले, जो कि पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। पुराने ज़माने में गांव सेल्फ सस्टेन्ड होते थे, दूध भी वहीं मिलता था, सब्ज़ी भी वहीं मिलती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जिन गाँव में खड्डी नहीं होती थी वो कपड़ा लेने बाहर जाते थे। तो अब तो ये हालत है कि गाँव में भी मिल्क पैक आता है। तो इसलिए हम उस पुराने सस्टेनेबल विलेज के मॉडल को वापस लाना चाहते हैं कि गांव वाले सब्ज़ियां गांव से ही ख़रीदें, लहसुन गांव से ही ख़रीदें, फिर जो मौसमी चीज़ें जैसे ये अचार है, ये अचार डाला गया, अभी आम का मौसम था तो आम का अचार डाला, फिर ये तुलसी की चाय है और फिर उसके बाद हमने इसमें गुलाब की पत्तियां डाली हैं। सर्दियों में हमने माल्टे के वो काट के सुखाए वो डाले हैं। तो ये एक खूबसूरत ऑर्गेनिक चाय है।
अगर आप स्टारबक्स से लेंगे तो बहुत महंगी होगी, ये वाली अच्छी भी होगी। तो इस तरह एक तो ऑर्गेनिक को हम प्रमोट करते हैं, और फिर उसके साथ मैंने एक स्कूल भी बनाया है। बच्चों को हम शुरू से सिखाते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं। अभी हमने पीछे बेशुमार पौधे लगाए हैं। इससे पहले हमारे गांव वालों को पता ही नहीं था नीम का पौधा क्या होता है। अब हमारे गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि नीम क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, मोरिंगा क्या होता है, और कौन सी चीज़ें किस मौसम में लगती हैं। तो ये जो एक नॉलेज है ये भी लोगों को एम्पावर करता है। लेकिन अब लग रहा है जैसे ये कोविड-19 की एक पेंडेमिक आई और दुनिया ने देखा कि कैपिटलिस्ट और कमर्शियल लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल छोटे पैमाने पे ही है। एक बहुत मैंने किताब पढ़ी थी, मुझे ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा था, उसका नाम था बिग स्ट्रक्चर्स विल फेल, कि जितना आप बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इवेंचुअली कोलैप्स होगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी और जो इंसानियत है या जो घराना है वो छोटे छोटे होते हैं। तो अब देखें कि फिर अमेरिका जैसे मुल्क में भी मॉम एंड पॉप स्टोर निकलने शुरू हो गए हैं, महल्ले की दुकानें शुरू हो गई हैं, मॉल्स में लोग नहीं जाते, डरते हैं। तो ये अब हम वापस आ रहे हैं छोटे लेवल की चीज़ों पे, जिसमें ऑर्गेनिक और घर की सतह पे या महल्ले की सतह पे या गांव की सतह पे काम करना बहुत अहम है। पहले तो मैं आया और मैंने सोचा कि बस लगाते हैं दरख्त, सब समझ जाएंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ सिलसिला। उसके बाद मैंने समझ में आई है वो पार्टिसिपेशन वाली बात, जो वो कहावत है, मैं एनालॉजी वो देते हैं, से इफ़ यू शो मी, इफ़ यू लेट मी टेक पार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देन आई थॉट कि उनको इसमें स्टेक होल्डर किस तरह बनाएं। तो फिर मैं ये जो प्लांट्स थी, पनीरियाँ थी वेजिटेबल्स के लिए, वो NARC से या कोई अच्छे सोर्स से वो एस्टेब्लिश मैंने सप्लाई चेन की, तो वहाँ से लेके ये चीज़ें, तो फिर मैंने, अगर मैं ख़ुद एक लगा रहा था तो सब गांव वालों को 2-2 3-3 चीज़ें दी हैं मैंने। वो ज़्यादा कामयाब रहा क्योंकि उनकी स्ट्रेट अवे प्रोडक्शन हुई, स्टेक होल्डर्स बन गए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उनके पास उस पौधे के लिए, और थोड़ी सी कंपटीशन भी आ गई क्योंकि मैं बाहर से आया था, मैंने पौधे लगाए हैं तो मेरे तो जा रहे हैं रास्ते पे और उग भी रहा है और फल भी निकल रहा है, तो फिर उनको भी रीस पड़ी तो वो भी चल पड़े। तो इस तरीके से 3-4-5 गिराने जो है ना अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर साल वेजिटेबल्स की मैं उनको रिप्लेनिश करता हूँ, क्योंकि अभी हम नर्सरी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पनीरियाँ अभी NARC से ले रहे हैं। तो इरादा यही है कि आगे से पनीरियाँ भी खुद निकालेंगे। तो और ये अमाल और जो गांव हैं हमारे इर्द गिर्द वो भी देख रहे हैं, तो कुछ उधर से भी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे सपोर्ट हो जाएं। हाँ, पठवार में जो है ना ऑलमोस्ट बहुत सरखेज़ ज़मीन है, सब कुछ उगता है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं, एक एप्लीकेशन मिलती है गार्डनिंग की या सोइंग की, और वो जो है ना आप अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें डालेंगे तो वो आपके हदूद में जो भी उगती है चीज़ वो सामने आ जाती है, कब लगानी है, किस तरह लगानी है, उसके पानी कितना देना है एक्सेट्रा। तो इधर मैं आपको कह सकता हूँ कि हर चीज़ तकरीबन इधर इस गार्डन में है। मिर्च, गार्लिक, जिंजर, करेला, बताऊं, खीरा, जो भी आप सोच सकते हैं, जो मार्केट में इस्लामाबाद में मिल रही है ना चीज़, वो हर कुछ, इवन इस हद तक कि मैंने एवोकाडो की एक्सपेरिमेंट की थी वो भी लग गया है। जैतून है, अनार है, अमरूद है, आम है, किरगिल है, ग्रेप फ्रूट है, माल्टा है। सो अब कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं लगाई है जो नहीं सक्सेसफुली ग्रो हो रही है। काली मिर्च है, इतनी स्पीशीज़ हैं इधर कि मुझे खुद याद नहीं रहती है, सही है ना, वो भी हम कैटलॉग कर रहे हैं। सो इट्स वेरी फर्टाइल द लैंड इन दिस एरिया। ये हम लेते हैं बीज जो है वो हम अपने जब बाहर से लेके आते हैं तो बीज से निकाल के तो बीज पनीरी बना लेते हैं घर से। जैसे कि प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, तो इसके बीज जो है ना हम ज़रूरत के निकाल लेते हैं, तो वो उसी का बीज हम बना लेते हैं। खाद भी फिर उसे प्याज के छिलके जो होते हैं, अंडे का, पत्ती का, ये सारे हम ज़मीन में गाड़ देते हैं कि ताकि खाद बन जाए, हमें बाहर से भी खाद ना खरीदनी पड़े। ये जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, तो ये तो मुझे घर से ही मिल जाती हैं ना, मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं।
जैसे प्याज, लहसुन, अदरक और ये धनिया, ये तो आम घरों में भी ज़रूरत की चीज़ है, तो हम इसी से खाद बना लेते हैं, इसी से ये सारा कर लेते हैं। ये हमें फ़ायदा इससे काफ़ी मिलता है कि हम ये घर से बाहर से नहीं हमें लेनी पड़ती। जैसे कि ये पौधे वाला मैडम के घर है और जो साथ वाले भी कोई भी आ जाए तो हम कहते हैं कि चलो आप हेल्प के लिए कर देते हैं और साथ सेल भी कर लेते हैं। कोई एक जगह पे हमने मार्केट में किया तो वो उन्होंने 10-20 रुपये दे के गठी ली, तो वो इतने में गुजारा नहीं होता ना, तो फिर हम अपनी ज़रूरत के लिए तो हमने ये किया ना, तो साथ हम दूसरों को भी कहते हैं कि चलो बाहर से लेने से अपनी घरों में ऐसा कर लें कि ताकि ज़रूरत की चीज़ है तो बाहर से ना ख़रीदनी पड़े। मैंने 2 औरतों को तैयार किया है कि उनको कहा है कि आप करें मेरे साथ मिलकर, आप अपने साथ साथ, वो कहती हैं मैं भी ट्रेन करें, उनको साथ किया हुआ है। वो अब शुरू हुई हुई है अपने घरों में काम करने में, वो भी कहती है मैं बड़ा फ़ायदा हुआ है। पर्माकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मेन फ़र्क ये है कि हॉर्टिकल्चर जो है वो आप सिर्फ वेजिटेबल्स या कोई स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने प्रॉफिट मेकिंग करनी है या कोई कमर्शियल बेसिस उसका होता है। पर्माकल्चर जो है उसका एम्फेसिस कमर्शियलिटी पे नहीं है, उसका सस्टेनेबिलिटी में है, और वो सस्टेनेबिलिटी है कि आपकी ज़मीन पे आप खुद कम से कम अपना खाना निकाल रहे हैं और आपके इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं उनको भी खिला सकते हैं। तो पर्माकल्चर से पूरा इकोसिस्टम, आप पूरे इकोसिस्टम उसके सिंपैथी में मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है ना, एज अपोज्ड टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। जब कोई पहली मर्तबा इधर आता है तो वो ये जंगल जैसा उनको महसूस होता है इस जगह का। वो इसलिए है क्योंकि वो यूज्ड टू है, जहाँ भी उन लोगों ने गार्डन देखा है वो या कमर्शियल होगा, हॉर्टिकल्चरिस्ट एटीट्यूड होगा कि वो बस मुनाफे के लिए है, या किसी ने उनके घर की लैंडस्केपिंग की है, या उनको गंद की फ़िक्र ज़्यादा है, या अगर सिस्टम कोई पता नहीं, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है। लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा, अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो वो इस तरह का माहौल होता है, सही है ना। आप जब बाहर जाते हैं नेचर में इस तरह का माहौल होता है, और ये इसलिए है क्योंकि मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ वो चलते हैं और एक दूसरे के लिए सर्विस करते हैं, समझ लें आप, और उस सर्विस के थ्रू जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, बीमारियां कम लगती हैं, जो इंसेक्ट्स आते हैं जो और बीमारियां इस तरह की हैं वो भी एक पौधा जो है दूसरे पौधे की बीमारी दूर करता है, और ये ऐसे सिस्टम चलता है। ये वाइल्डिंग इसको कहते हैं, और भी टर्म्स हैं इसकी। ये जो तरीका है ये ज़्यादा नेचुरल है, इसकी देखभाल कम करनी पड़ती है, इसकी फर्टिलाइजेशन कम करनी पड़ती है। जो पत्ते गिरते हैं मैंने उठा के तो वे फिर उधर दरख्त के नीचे ही फेंक देने हैं, सिर्फ उसको कवर करना है कि वो उधर ही कंपोस्टिंग हो जाए। अगर मैंने कुछ किचन से निकाला है, मैंने उधर कंपोस्ट हीप नहीं बनानी है, इधर ही दरख्त के नीचे ही कहीं कंपोस्टिंग हो जाएगी। मैं अपनी भैनों ਨੂੰ पैगाम देना चाहनी हाँ कि ये काम शुरू करन ताकि ये इस तो बाद अपने ज़रूरत वास्ते बाहरों खरीदने की बजाय असी अपने ये जगह ते असी आटा खरीद सकने, कोई और चीज़ खरीद सकने, सानू इन्हां पैसों के नाल असी और ज़्यादा कर सकने, वधा सकने, भी लिया के तो अपना काम वधा सकने, ताकि असी बाहर भी किसी नूं भी सेल भी करके ते अपना ज़रूरत दी चीज़ां खरीद सकने। ये वास्ते सानू बड़ा फ़ायदा हो जाता है ਇਹਦੇ ਨਾਲ आलू प्याज लसन अदरक धनिया नाल, क्योंकि ज़रूरत दी चीज़ां ने असी बाहरों खरीदने की बजाय असी अपने घरों क्यों नहीं इस्तेमाल करिए। देखिए, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। हमारे यहाँ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। हमारे यहाँ आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ उगता है। आप नाम लें, चावल, गंदम, गन्ना, तमाम फसलें उगती हैं। हमारा फ्रूट इतना शानदार है, आम और किन्नू, और देयर इज़ नथिंग दैट डजंट ग्रो हेयर एंड इट ग्रोज इन अबंडेंस। ठीक है, टमाटर, प्याज, हम बहुत कम फूड बाहर से मंगाते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी कि यूक्रेन से गंदम आ रही है, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे तो गंदम के ढेर लगे हुए हैं। मसला हमारे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वो इक्वल नहीं होती, वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती, वो जिस वक्त होनी चाहिए उस वक्त नहीं होती,
वो जिन लोगों को पहले मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के जितने मसाइल हैं वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा तबका मुतासिर होता है वो रज़िया है, जिसको आपने इंटरव्यू किया है। ये वो लोग हैं जो अपने गांव छोड़ के आए हैं बड़े शहरों में, क्योंकि इनके गांव में मसलन ये क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, इन पे कोई जुल्म हुआ, हादसा हुआ, कोई वजह हुई, या कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, या वहाँ रोज़गार नहीं था, या डिस्क्रिमिनेशन थी। तो अगर आप फ्रांस कॉलोनी में जाएं तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो किसी ना किसी मुसीबत की वजह से भाग के आए हैं। अब इनके पास कोई एसेट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। ये लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं क्योंकि इनको बाज़ार से ख़रीद के खाना है। तो इसलिए हमें ज़मीन की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना चाहिए, और जो लैंडलेस पेजेंट हैं या हारी हैं या बेज़मीन लोग हैं, हमें उनको ज़मीन देनी चाहिए। 1 एकड़ ज़मीन बहुत होती है। अगर आप एक ख़ानदान को 1 एकड़ दे दें तो वो उनकी 4 नस्लें खाती रहेंगी, फूड इनसिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये एक मसला है जिसमें रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज ऑफ मनी एंड हेल्प और पानी, ये सबको मुकम्मल तरीके से देखेंगे तो फिर फूड सिक्योरिटी का मसला हल होगा। एक 4 पर्सन फैमिली जो है, आप 22 स्क्वायर यार्ड्स पे पूरे साल का खाना निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी वर्किंग चीज़ है दुनिया में। जिनके पास इतनी ज़मीन है वो काफ़ी हद तक 50% अपना किचन का जो चीज़ें हैं वो निकालते हैं। सो इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। और अभी जो है ना, आप वर्टिकल ग्रोइंग भी कर सकते हैं। सो वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। कुछ जो है पौधे वो ऊंची जगह पे आपने रखने हैं, कुछ पौधे कम पानी लेते हैं जो ऊंचे हैं, जो नीचे वाले हैं वो कुछ और लेते हैं। तो हमने मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी करनी है, और लीस्ट इनपुट कि हमारी एनर्जी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज हो। और मेरी सोच ये थी कि हम 20-30 बंदों को रोज़ खिला सकें। सो मेरी टारगेट ये है, क्योंकि इस हदूद में 20-30 बंदे बड़े आराम से रह सकते हैं और उनका खाना पीना भी यहाँ से निकल सकता है। अभी हमारे पास चिकन्स भी रखी हुई हैं इस तरफ, और बकरी भी रखी हुई है, और गाय भी है दूध के लिए। सो आपकी इंटेंशंस पे है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपकी विजन क्या है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप एफिशिएंसी से एक चीज़ कर रहे हैं। जो हमारी इकोनॉमीज़ अभी चल रही हैं ये एफिशिएंट नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। तो ये तरीका मोर नेचुरल है। हमारी कॉरपोरेशंस जो हैं वो भी इसी तरह, उनको भी रहना चाहिए। जैसे अगर ये एक दरख्त अनार का एक कॉरपोरेशन है, ये आम का दरख्त एक और कॉरपोरेशन है, ये नींबू का दरख्त एक और कॉरपोरेशन है, वो एक ही जगह में जो है ना बस रहे हैं। उनको इकट्ठा मिल के सोचना चाहिए कि हम जो है इस जगह को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, और बंदे जो हैं इधर इधर हमारे दरमियान में जो घूम रहे हैं उनको हम एफिशिएंटली किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर प्रोडक्टिविटी ना हो, ये कम्पेटिटिव एडवांटेज और ये जो चीज़ें हैं ना, ये नई पैराडाइम में हमें जाना पड़ेगा। किसको खाना मिलना चाहिए और किसको नहीं, ये फैसला करने का हक किसी भी इंसान के पास नहीं है। ये तो खुदा की मर्जी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर भूखे को खाना खिलाएं, चाहे वो जो भी हो, जहां से भी हो, और कोई भी काम करता हो या ना करता हो। और इसके लिए हमें किसी बेहतर हुकूमत आने का इंतज़ार नहीं करना। हालांकि ये जिम्मेदारी हुकूमत की ही है। ये अमल हम अभी भी शुरू कर सकते हैं, अपना खाना उगाने से, अपनी क्यारियों में, अपने गमलों में, अपनी छतों में, अपने बागों में और अपने मोहल्लों में। सबका भला, सबकी खैर।